हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पुनः हमारे पोषण और स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह हमारी सीरीज चलते आ रही है जिसमें आज हमारी 20 या 22 क्लास है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी पिछली कक्षाओं में आए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, और हम जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए पढ़ते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है आज का, विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें खालिस्तान होता है। तो इस प्रश्न में हमें पूछा गया है हमारे विटामिन ई के बारे में, और विटामिन ई जो है वो कैसा है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसमें मुख्य लिपिड लिपिड हमारा क्या होता है, वसा का नाम है। हमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिपिड को, वसा को लिपिड कहते हैं। जो मुख्य जो वसा है उसमें घुलनशील विटामिन है जिसमें खालिस्तान होता है। तो हमें यहाँ विटामिन ई के जो है मुख्य कारक के बारे में पूछा है कि वह क्या कार्य करता है। तो विटामिन ई को क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन है एंटीऑक्सीडेंट गुण, दूसरा ऑप्शन है जरण गुण, तीसरा ऑप्शन है विनाशकारी गुण, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, विटामिन ई को हम एंटीऑक्सीडेंट गुण के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, आइए हम इसकी बारे में बताते हैं। शरीर में होने वाली जो क्रियाएं हैं, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्यों, शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उनके कारण क्या होता है, मुक्त ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जो विटामिन ई है इसे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए इसे हम एंटीऑक्सीडेंट गुण के नाम से भी जानते हैं, या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, विटामिन ई के बारे में आपको बता देते हैं। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्यूटी विटामिन। और इसे प्रजनन विटामिन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह मादा में अंडाणु निर्माण तथा पुरुषों में शुक्राणु निर्माण में सहायता करता है, और इसकी कमी से पुरुषों में नपुंसकता तथा महिलाओं में बांझपन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन ई का, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। क्या है, टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाया था। पहला ऑप्शन है लंबी रोगोद्भवन अवधि, दूसरा ऑप्शन है अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन है पहचान में सरलता, और चौथा ऑप्शन दोस्तों शक्तिशाली वैक्सीन। तो इसमें हमें वह कारण बताना है जो कारण नहीं था किसका, चेचक स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन को खत्म करने का। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण। यह कहीं से कहीं तक मैच नहीं होता है, यह हमारे चेचक स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन में सहायक नहीं था, बल्कि लंबी रोगोद्भवन अवधि, पहचान में सरलता और शक्तिशाली वैक्सीन के कारण ही हमने क्या कर पाए थे, चेचक को हरा पाए थे। चेचक अर्थात स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाया था इन तीनों की वजह से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम खालिस्तान में रक्त अल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित किया गया था। बहनों, इस प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रीय पोषण संबंधी, मतलब जो रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम है उसमें रक्त अल्पता की रोकथाम के लिए किन व्यक्तियों को विशेषकर लक्ष्य में रखा गया था, जिनके लिए यह योजना कार्यक्रम लाई गई थी। पहला ऑप्शन है स्वस्थ व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है वयस्क पुरुष, तीसरा ऑप्शन है गर्भवती महिलाएं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों गर्भवती महिलाएं। रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं के लिए लाया गया था, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को यदि खून की कमी हो गई तो उसे क्या होगा, एनीमिया एनीमिया होगा, और उसमें जो बच्चे हैं बच्चे में भी जोखिम हो सकते हैं। इसलिए महिलाओं को, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को, और 15 से 19 वर्ष की जो हमारी किशोरी हैं, 11 से 19 वर्ष की किशोरियों को विशेष करके किस पर ध्यान देना चाहिए, अपने रक्त अल्पता मतलब अर्थात खून की कमी नहीं होने देना चाहिए। उन्हें अपने पोषण संबंधी खाने की जो चीज़ें हैं जिसमें पोषक हमारे तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इन चीज़ों का सभी का अच्छे से ध्यान रखते हुए उचित मात्रा में उन्हें क्या करना चाहिए, पोषण को ग्रहण करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने से के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और खालिस्तान का जोखिम जो है मौजूद रहता है। इस प्रश्न के ऑप्शन है हमारे मातृ रुग्णशीलता, दूसरा ऑप्शन है समय शीघ्र पूर्व प्रसव, तीसरा ऑप्शन है जन्म के समय वजन कम,
और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा, यदि पोषण कम होगा गर्भावस्था के समय में तो उससे दीर्घ जो लंबी गंभीर बीमारी है क्या हो सकती है, ये सभी हो सकती हैं। माता को तो कमी के कारण क्या होगी, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, किंतु उनके साथ साथ बच्चे का जो है वजन कम हो सकता है, बच्चा बिल्कुल कुपोषित हो सकता है, कुपोषण हो सकता है, उसे मैरास्मस क्वासिकोर का कम वजन, शीघ्र समय, यदि उसका जो होगा जो प्रसव होगा वो समय के पूर्व ही हो सकता है। ये सभी दीर्घकालिक प्रभाव हैं जो गर्भावस्था के समय उचित मात्रा में पोषण ना लेने पर यह स्थिति खराब हो सकती है और ये महत्वपूर्ण जोखिम जो है मौजूद हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां बताइए। पहला ऑप्शन है मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता। दूसरा ऑप्शन है हैजा और डिप्थीरिया। तीसरा ऑप्शन है टाइफाइड और मलेरिया। चौथा ऑप्शन है दोस्तों खसरा और ट्यूबरक्लोसिस। तो ऊर्जा असंतुलन, यदि ऊर्जा है, यदि हमारे शरीर में ऊर्जा अधिक मात्रा में होगी तो क्या होगा, मोटापा अधिक बढ़ सकता है। क्या बढ़ सकता है दोस्तों, मोटापा जो है अधिक बढ़ सकता है। और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता अर्थात हमें ऊर्जा की कमी भी हो सकती है। अधिक होगा तो मोटापा होगा और ऊर्जा की कमी होगी तो दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता की कमी हो सकती है। ये दो स्थिति हैं जो ऊर्जा असंतुलन के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। किंतु देखिए, हैजा और डिप्थीरिया ये कैसे होते हैं, यह वायरस से होने वाले रोग हैं। टाइफाइड और मलेरिया, टाइफाइड हमारे जीवाणु से होता है और मलेरिया हमारे प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। खसरा और ट्यूबरक्लोसिस ये सभी ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली स्थितियां नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन होगा मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, इसके ऑप्शन है हमारे गन्ने की शर्करा, दूसरा ऑप्शन है सुक्रोज, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज और चौथा ऑप्शन दोस्तों फ्रक्टोज। हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमारा करेक्ट उत्तर होगा सुक्रोज। सुक्रोज को ही क्यों हम एक जो कोशिका है उनके लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत मानते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ जानकारी। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज को हम टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों, टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। और यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से मिलकर बनता है। जो हमारे मोनोसेकेराइड हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनसे मिलकर हमारा सुक्रोज बनता है। सुक्रोज के जल अपघटन से हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक अणु प्राप्त होते हैं। इसे व्यापारिक मात्रा में गन्ने और चुकंदर से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे अधिक किसमें होता है सुक्रोज, यह गन्ने में, इसलिए इसे टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। और सर्वाधिक प्रयुक्त मधुरक है और उच्च पादपों में और शहद में पाया जाता है। जैसे चीनी, शर्करा, चुकंदर, फल के और रस जो है उसमें क्या हो जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे खालिस्तान के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर सकता है या कर देता है। पहला ऑप्शन है कुछ प्रकार के न्यूमोनिया और दस्त, दूसरा ऑप्शन है पोलियो, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है मधुमेह। तो स्तनपान जो है कुछ विषाणु, यदि बच्चा जो है माता का दूध पीता है, यदि माता को क्या है कुछ बीमारियां जैसे न्यूमोनिया, दस्त, पोलियो, तो इनके जो वायरस हैं वो क्या हो जाते हैं, वो किस में जाते हैं, बच्चे में। तो वही बोला है कि स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमण जैसे कुछ प्रकार के न्यूमोनिया और दस्त, पोलियो के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा उपरोक्त दोनों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है। पहला ऑप्शन है नवजात मृत्यु दर, दूसरा ऑप्शन है मातृ मृत्यु दर, तीसरा ऑप्शन है अशोधित जन्म दर और डी ऑप्शन है हमारा अशोधित मृत्यु दर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति, बच्चों की जो नवजात मृत्यु दर है इससे मापी जा सकती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से भोजन से किस में से बचना चाहिए, अर्थात गर्भवती स्त्री को आहार में इसमें से क्या नहीं खाना चाहिए। पहला ऑप्शन है बासी भोजन, दूसरा ऑप्शन है जंक फूड, तीसरा ऑप्शन है मसालेदार और तेली रसा ग्रेवी, चौथा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा उपरोक्त सभी। गर्भवती महिलाओं को अपने आहार में ना ही बासी भोजन खाना चाहिए, ना ही जंक फूड और ना ही मसालेदार और तेलीय और ना ही अल्कोहल का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा उपरोक्त सभी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभाव में शामिल कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा निरलता, बेचैनी और क्षीणकारी प्रदर्शन, दूसरा ऑप्शन है ताप नियंत्रण में गड़बड़ी,
तीसरा ऑप्शन है मातृ और प्रसव पूर्व वरणशीलता एवं रुग्णशीलता में वृद्धि। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आयरन की कमी होने के कारण जब एनीमिया हो जाएगा महिला को, तो क्या होगा, बेचैनी होगी, वह कार्य में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, उसके तापमान में क्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी, और बच्चा जो है या तो फिर मृत भी हो सकता है, और या समय के पूर्व प्रसव होगा तो बच्चे का वजन भी कम होगा और बच्चे में भी बीमारियां हो सकती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा उपरोक्त सभी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्भावस्था के दौरान खालिस्तान के कारण आधारी चयापचय में वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन है त्वरित ऊतक संश्लेषण में, दूसरा ऑप्शन है सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है हृदय वाहिकी एवं फुफ्फुसी कार्य में वृद्धि, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। गर्भावस्था के कारण त्वरित ऊतक संश्लेषण और संक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि, हृदय वाहिकी एवं फुफ्फुसी कार्य में वृद्धि, ये सभी कैसे हो जाती हैं, इनमें वृद्धि हो जाती है, इनके चयापचय आधारित चयापचय में वृद्धि हो जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार के गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है तंत्र की क्रेटिनता वामनता, दूसरा है मुख बधिरता, तीसरा है भेंगापन, चौथा है डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे हमारे उपरोक्त सभी। क्या होंगे दोस्तों, उपरोक्त सभी। ये सभी बीमारियां जो हैं आयोडीन की कमी से हो सकती हैं और गर्भस्थ शिशु में प्रभावित कर सकती हैं। अगला प्रश्न है हमारा शाकाहारी माता में खालिस्तान की कमी की होने वाली संभावना अधिक है। यदि शाकाहारी माता जो है माता वह मांसाहारी नहीं है, वह शाकाहारी भोजन करती है, तो उसे किसकी कमी होगी, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन B12, क्योंकि जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन से एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धन व्यक्ति हैं उनको खालिस्तान भोजन प्रति माह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाती हैं। अर्थात इसमें पूछा गया है हमारी अंत्योदय अन्न योजना है जिसे चालू किया गया था, उसमें खाद्य सुरक्षा योजना है, उसे मतलब इसमें जो गरीब व्यक्ति होते हैं उन्हें कितना जो भोजन दिया जाता है प्रति माह प्रति परिवार के लिए पात्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा 35 किलोग्राम। कितना है दोस्तों, 35 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति परिवार को, प्रति माह प्रति परिवार को। जो परिवार की मुखिया होती है, इसमें मुखिया कौन होती है, परिवार की महिला होती है, उसे कितना दिया जाता है भोजन, 35 किलोग्राम। कितना दिया जाता है, 35 किलोग्राम भोजन दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसव पूर्व विकास में शामिल है। पहला ऑप्शन है गर्भधारण पूर्ण अवधि, दूसरा ऑप्शन है हमारा भ्रूणी अवधि, तीसरा ऑप्शन है गर्भज अवधि और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, उपरोक्त सभी। प्रसव पूर्ण विकास में शामिल क्या क्या है, गर्भधारण पूर्ण अवधि, भ्रूणी अवधि, गर्भज अवधि, अर्थात तीनों की वृद्धि और विकास शामिल है। आज की कक्षा का हमारा यह आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आई हो, यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।